एवरीवन, इस वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक हो गया। तो देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट ऑफ द रिएक्शन की। हीट ऑफ द रिएक्शन की। दूसरी हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। अगली जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की। और लास्ट हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक हो गया। और यहां पे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की, सीवी वैल्यू की। ठीक हो गया। तो देखो भाई, ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन में पढ़ेंगे भाई। ठीक हो गया। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट ऑफ द रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? हीट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखो, हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है भाई। तो देखो भाई, एक रिएक्शन लो। मैंने कहा मेरे पास रिएक्टेंट आर है और ये प्रोडक्ट में बदला। ठीक हो गया। तो इसका हीट क्या होगा? हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी? तो याद रखना, इस हीट ऑफ द रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं भाई। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या मैं इसको क्या बोलूंगा, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो देखो भाई, अगर मुझे हीट ऑफ द रिएक्शन निकालनी हो या हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? तो जो टोटल हीट कंटेंट होता है डेल्टा एच, वो होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट माइनस रिएक्टेंट का हीट कंटेंट। ठीक हो गया भाई। तो जो टोटल हीट कंटेंट है वो होता है प्रोडक्ट का हीट कंटेंट माइनस रिएक्टेंट का हीट कंटेंट। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन। देखो भाई, रिएक्शन दो टाइप की होती है। ठीक हो गया। एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। तो देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स क्या होता है? देखो, ये रिएक्टेंट है, समझ आया, और ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी है उसको बोलते हैं एंथैल्पी। हीट ऑफ द रिएक्शन जिसकी बात कर रहे हैं, एंथैल्पी। समझ? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन, डेल एच। तो देखो भाई, एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है भाई। समझ आया? और रिएक्टेंट के मुकाबले जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, मींस उसकी एनर्जी क्या है? कम है। तो याद रखना, लास्ट में क्या होगा, जो हीट है वो रिलीज होगी। इसलिए एक्सोथर्मिक की जो एंथैल्पी चेंज है या हीट ऑफ द रिएक्शन है वो हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है भाई। देखो, अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है भाई, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आया? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हीट ऑफ द रिएक्शन बोला जाता है, डेल एच। समझ आया? और याद रखना, एंडोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मींस जो ओवरऑल सब्सटेंस है उसकी एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। कैसे होगी? जब उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी। तो जो डेल एच है एंडोथर्मिक के लिए वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहां से साफ नजर आ रहा होगा भाई, ये वाला पहले इसकी एनर्जी क्या थी? कम थी। ये पहले इसकी एनर्जी है कम है, और उसके बाद इसकी एनर्जी क्या हो गई है? ज्यादा बढ़ गई है भाई। समझ? इट मीन्स कुछ हीट दे रखी होगी। तो याद रखना, एक्सोथर्मिक की जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है भाई। ठीक हो गया। देखो भाई, अब नई चीज बताता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। देखो भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? देखो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस। देखो, ये एक बैरियर है भाई, समझ आया? चाहे रिएक्टेंट की एनर्जी कहीं तक भी हो, समझ आया?
उसको इस स्टेज तक पहुंचना है, ऊपर इस स्टेज तक पहुंचना है भाई, समझ आया। इस बैरियर को बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर, यानी कि ग्राउंड से लेकर के इस बैरियर तक के बीच की जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, समझ आया। ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, टीई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है भाई, देखो भाई, ये मेरे पास जो है ये थ्रेशोल्ड बैरियर है, मींस रिएक्टेंट कहीं पे भी हो उसको थ्रेशोल्ड बैरियर तक पहुंचना है। तो देखो भाई अगर ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कहीं भी बन रहा है, चाहे वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है भाई, रिएक्टेंट से जो थ्रेशोल्ड बैरियर के बीच की जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी ये है भाई, समझ आया। तो ये वाला जो एनर्जी गैप होगा उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, समझ आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मीन्स क्या है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, समझाया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड बैरियर, समझाया। रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड बैरियर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, समझाया। और रिएक्शन तभी होगी जब, याद रखना, ये थ्रेशोल्ड बैरियर क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, समझाया। एक एग्जांपल देता हूं भाई आप लोगों को। मेरे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ए और बी, समझाया। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। और कोलिजन करने के बाद अगर इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, याद रखना, जनरेट होता है तो ही रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी भाई, समझाया। अगर मुझे लगा कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मैंने इसको बोला 50 जूल, क्या बोला, 50 जूल। तो याद रखना, अगर इनके कोलिजन से 50 जूल एनर्जी, अगर याद रखना 50 जूल अगर एनर्जी जनरेट होती है तो ही रिएक्शन होगी। अगर वो 49 जूल भी जनरेट होती है तो रिएक्शन नहीं होगी। इट मींस रिएक्शन होने के लिए थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस करना बहुत जरूरी है। देखो भाई, यहां पे मैंने आपको एक टर्म बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी, समझाया। इस बैरियर से इस ग्राउंड के बीच की एनर्जी, ये वाला, ये हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट यहां पे है, रिएक्टेंट से, याद रखना, रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड बैरियर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, समझाया। अब देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखो भाई यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, चाहे जेई के पर्पज से देखो चाहे नीट के पर्पज से देखो भाई। इसने बोला कंसीडर द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स एंड आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस होता क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है, देख लो भाई। देखो भाई, याद रखना, किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे, स्लो स्टेप। अब देखो भाई, स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है, स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है। देखो, मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, समझ। स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है, देखो, ये पहला स्टेप आया और ये दूसरा स्टेप आया, समझ। तो याद रखना, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और अगर यहां पे दूसरा रिएक्टेंट आया तो यहां की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, समझ। तो ये पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है और ये दूसरे स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मैंने आपसे पूछा कि स्लो स्टेप कौन सा स्टेप है भाई, समझ। देखो, जो गैप ज्यादा लग रहा है यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। इट मींस ये वाला जो स्टेप है वो क्या है, ये वाला जो स्टेप है वो क्या है, स्लो है, समझ। जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिखती है, इट मींस वो वाला जो स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है भाई। देखो, अब इस बात को मैं जस्टिफाई करता हूं कि स्लो स्टेप पे ही रेट डिटरमाइन क्यों किया जाता है। जो आरडीएस होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप से आता है। मींस किसी भी रिएक्शन का रेट उसके स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, समझाया। देखो, एक एग्जांपल लेता हूं। ये एक स्टेट है, यह घर है और ये दूसरा घर है भाई, समझाया। यहां पर से एक दूध वाला है, तो वो दूध ले जाएगा इस पोजीशन से यहां तक, समझाया। तो देखो, यहां से इतना जो डिस्टेंस है भाई, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हाईवे वाला डिस्टेंस है। और इसके बाद एक ऐसा रास्ता आता है, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, यहाँ पे जाम लगा रहता है भाई, यहाँ पे बहुत जाम होता है। क्या होता है, जाम, हिंदी में लिख देता हूं, यहाँ पे बहुत जाम होता है भाई।
ये वाला रास्ता हाईवे है भाई, हाईवे, ठीक हो गया। मीन्स यहाँ पे तो वो दूध वाला अगर मोटरसाइकिल से आएगा तो बहुत तेज आएगा, और इसको याद रखना, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे बस 2 घंटे की जरूरत है। समझ आया? अगर देखो भाई, अगर यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा, यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा, तो उसको पहुंचने के लिए केवल 30 मिनट चाहिए होता है, 30 मिनट। लेकिन अगर यहाँ पे जाम लग गया तो वो 5 घंटे भी ले सकता है और 6 घंटे भी ले सकता है भाई। समझ आया? तो देखो, अब ये दूध वाला समझ आया इस पोजीशन पे पहुंचा, समझ आया? तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो ये वाले रास्ते पे डिपेंड थोड़ी ना कर रहा है। इस रास्ते के लिए तो उसे 2 घंटे लगेंगे ही, समझ आया? लेकिन अगर ये रास्ते पे उसको जाम मिला तो वो 4 घंटे और लगा सकता है, या 5 घंटे और लगा सकता है, या 6 घंटे और लगा सकता है। और अगर जाम नहीं मिला तो वो 30 मिनट में भी पहुंच जाएगा। समझ आया? इट मीन्स ये जो दूध वाला है उसका रेट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उसका रेट यानी कि उसका स्पीड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? स्लो स्टेप पे, स्लो स्टेप है। यानी कि जो डिसाइडिंग स्टेप है वो क्या है? स्लो स्टेप है भाई। समझ आया? तो याद रखना, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट मेजर करना है तो रेट मेजर करने के लिए याद रखना वो स्टेप क्या होना चाहिए? स्लोवेस्ट स्टेप होना चाहिए भाई। ठीक हो गया? तो देखो, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट वो मिलेंगे भाई, डिफरेंट स्टेप मिलेंगे। मीन्स कोई रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है। तो देखो, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इतनी। तो ज्यादा कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है? ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। समझ आया? तो बताओ भाई, आरडीएस कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ये आरडीएस है, सेकंड स्टेप आरडीएस है। समझ आया? अब देखो, यहां पे तो 3 स्टेप है, ये रिएक्टेंट है स्टेप पे। यहां पर से देखो, यहां से ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ये वाली इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस स्टेप की। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ और ये थर्ड स्टेप हुआ भाई। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कौन से स्टेप की है? बताओ भाई, कौन से स्टेप की है? ये जो थर्ड स्टेप है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे ये है आरडीएस। समझ में आया भाई? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इट मीन्स वो थोड़ा अनस्टेबल है। अब देखो भाई, यहां पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो बोल रहा है आरडीएस बताओ भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताओ। तो यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी है, इस वाले में जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है, और इस वाले की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है भाई। समझ आया? तो बताओ सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है? तो सबसे ज्यादा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो थर्ड स्टेप की। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है भाई। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है? इस थर्ड स्टेप की है। समझ आया? और ये थर्ड स्टेप क्या है? आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखना, जो रेट निकलता है वो स्लो स्टेप से निकलता है। समझ आया? यानी कि वहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होती है? ज्यादा होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा के लिए मैंने ये इंक्रीज लिख दिया। ठीक है? अब देखो, यहां पे देखो भाई, यहां पे तो 2 ही स्टेप है। एक स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ये है। समझ? तो 1 और 2 रिएक्शन 2 ही स्टेप में है। बताओ आरडीएस कौन सा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? तो आरडीएस जो है वो ये स्टेप है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई? ज्यादा है। तो ये वाला जो स्टेप है इसको क्या बोलेंगे भाई? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन का रेट मेजर करना हो तो रेट हमेशा स्लो स्टेप से निकलता है भाई। ठीक हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी, जेई और नीट के लिए भाई। नीट और जेई के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। समय या तो हीट एब्जॉर्ब की जाती है या हीट रिलीज होती है भाई। समय व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समय इज सब्सटेंस बीइंग इन इट्स नॉर्मल फिजिकल स्टेट और इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मीन्स क्या होता है? आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है। समझ आया? 1 मोल सब्सटेंस है
और ये 1 मोल सब्सटेंस आपने इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया। देखो भाई, जैसे मेरे पास H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म किया इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। ये किससे बना हुआ है? H2 से बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है, O2 से मिलकर के बना हुआ है। तो देखो, एक बोल रखा है इसने नॉर्मल फिजिकल स्टेट, मींस जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट भी है वो भी अपने रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए, मींस स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। समझ में आया भाई? देखो भाई, अगर आपके पास H है या O है तो इसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है, और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है। समझ में आया? अगर कार्बन है तो कार्बन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है। समझ में आया भाई? तो यानी कि मुझे अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाना हो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो याद रखना इस प्रोसेस के दौरान जितना हीट इवॉल्व्ड होता है या एब्सॉर्ब होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो भाई, देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो भाई, मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो देखो भाई क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, H2O। समाया। और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो याद रखना, जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में होता है भाई, ये इसका स्टेबल स्टेट है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात मैं करूंगा भाई। तो देखो, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? O2 से। और किससे मिलकर के बना हुआ है? H2 से। समाया। और H2 जो है वो गैसियस स्टेट में है, और O2 जो है वो गैसियस स्टेट में है। समाया। तो देखो, 2 H2 है तो यहाँ पे भी 2 H2 लगा दिए। समाया। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ये क्या करना पड़ेगा? हाफ। समाया। अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा H। यहाँ पे ये डिग्री वाला एक साइन हम यूज करते हैं भाई, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ज्यादा अंतर नहीं है भाई। याद रखना, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो वो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो याद रखना जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और याद रखना जो प्रेशर है वो क्या है? 1 atm है। समाया। कहीं भी ये वाला साइन, ये स्टैंडर्ड वाला साइन आपको मिला तो इसका मीन्स है, याद रखना जो भी रिएक्शन हो रही है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, और उसका जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई। ठीक है, याद रखना। अगर मैं वाटर की बात करता हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो होता है वो होता है -286 किलोजूल पर मोल। समझ भाई? देखो, अगर मुझे एथेनॉल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है भाई। समझ आया? तो देखो भाई, यानी कि मुझे 1 मोल एथेनॉल बनाना है। समझ? इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो देखो वो क्या है? कार्बन, और फिर क्या है? हाइड्रोजन मीन्स H2, और क्या है? O2। समझ? कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। और कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है, तो इसे C ग्रेफाइट लिख देता हूं। ये H2 है, ये क्या है? गैसियस, और ये किस फॉर्म में? गैसियस। तो कितने H2 हैं? 5 और 1 6 है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 1 का मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? हाफ। समझ आया? तो एथेनॉल का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो होता है भाई -277 किलोजूल पर मोल। समझ आया भाई? अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करो, मैंने कहा इस वाले पॉइंट को मुझे समझना है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल जो है वो -277 किलोजूल पर मोल होता है। समझ आया? देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है। देखो, मींस 1 मोल एथेनॉल को अगर मैं बनाता हूं, 1 मोल एथेनॉल को अगर मैं बनाता हूं भाई, समझ, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो 277 किलोजूल पर मोल की एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है भाई। समझ आया? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब देखो भाई, अगर मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये है, समझ, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैंने 1 मोल वाटर को इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया भाई, समझ, तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? 286 किलोजूल पर मोल एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व्ड होगी भाई। समझ आया? तो ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
और याद रखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है भाई। देखो भाई अगला है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का मतलब क्या होता है भाई, देखो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम समय व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्nt इन एक्सेस ऑफ एयर। समय देखो देखो भाई मेरे पास 1 मोल ऑफ CH4 है, समय मैंने इसको जलाया भाई, बर्न किया, किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ एयर, जितनी एयर चाहिए थी उसको बर्न किया और बर्न करने के बाद ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया भाई, समाया। तो याद रखना इस 1 मोल को जलाने के बाद समाया जितना भी हीट जनरेट होगा या इवॉल्व्ड होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। याद रखना एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, समय क्यों, क्योंकि बर्निंग के दौरान हमेशा हीट इवॉल्व्ड होती है भाई, समय। तो देखो भाई बैलेंस करो, देखो भाई बैलेंस करो, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे कितना है 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 सनमाया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है सनमाया। तो तुमने क्या किया है 1 मोल ऑफ CH4 लिया है और उसको क्या किया है एक्सेस ऑफ एयर में, जितनी एयर चाहिए थी उतने में उसको क्या कर दिया, जलाया। तो जलने के बाद जितनी भी एंथैल्पी, जितना भी हीट जनरेट हुआ होगा उस हीट को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। देखो भाई अब जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन सेम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन उसे इससे डिनोट करते हैं। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का मतलब, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को आप किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो याद रखना टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और प्रेशर 1 atm होना चाहिए, समय दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में तो नॉर्मल है कि कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। देखो भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन जो होता है वो होता है -1380.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक हो गया। एक और लिख देता हूं, एक और एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H5OH मींस एथेनॉल। एथेनॉल के 1 मोल को हमने एयर की एक्सेस में क्या किया, बर्न किया, और बर्न करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ, CO2 प्लस H2O में, समाया। अब जितनी भी हीट इवॉल्व्ड हुई है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेनॉल, समाया। और वो जो होता है वो होता है -726 किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया भाई। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे कार्बन 2 है भाई और यहाँ पे कार्बन कितना है, सिंगल है, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कितना है 5 और 1 6 है और इधर साइड में 2 है, तो 6 करने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ऑक्सीजन देखो भाई यहाँ पे 4 ये हुआ और 3 ये हुआ, तो यानी कि ऑक्सीजन कितना 7, यहाँ पे 2 है भाई तो यहाँ पे कितना आएगा 7/2। और इसकी स्टेट लिखना भाई, ये वाला हमेशा किस में होता है, लिक्विड स्टेट में, और ये किस में होता है, गैसियस स्टेट में। ये किस में होता है, गैस में, और ये वाला H2O होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये लिक्विड, ये गैस, ये वाला गैस, और याद रखना CH4 भी किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक हो गया। अब देखो भाई फिर इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, सरमाया एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेनॉल क्या होता है, 726 किलो जूल पर मोल होता है। बताओ भाई इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है मेरे पास 1 मोल ऑफ इथेनॉल है, C2H5OH है, सरमाया मैंने इसे एयर की प्रेजेंस में बर्न किया भाई, एक्सेस ऑफ एयर में बर्न किया। बर्न करने के बाद मुझे जो हीट मिली वो कितनी है, 726 किलो जूल पर मोल है भाई, समझ में आया, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसको समझेंगे, समझ आया एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का मतलब क्या होता है, ठीक हो गया। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्क करके लिख दो, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ आया। यहाँ पे एक टर्म बताऊंगा कैलोरीफिक वैल्यू,
कैलोरीफिक वैल्यू, इसको सीवी भी बोलते हैं, सीवी समय कैलोरीफिक वैल्यू। देखो भाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया। देखो कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है याद रखना वो किसकी होती है, फ्यूल की होती है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसकी होती है, फ्यूल की होती है भाई। समझ आया, किसकी होती है, फ्यूल की होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मीन्स क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट released when 1 gram of fuel substance is burnt in excess of एयर या ऑक्सीजन, ये बोल सकता हूं। देखो भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, याद रखना यहां पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात की जाती है भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन में, और कैलोरीफिक वैल्यू में 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की बात की जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू किसके लिए यूज की जाती है, फ्यूल्स के लिए। समझ में आया। देखो भाई देखो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सीबी वो कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फ्यूल। देखो भाई ये है फॉर्मूला कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए। देखो याद रखना भाई, रिमार्क करके याद रखना, रिमार्क करके एक चीज याद रखो, रिमार्क। देखो भाई रिमार्क करके याद रखो, देखो जिसका मोलर मास जितना कम होगा वो बहुत बेस्ट फ्यूल रहेगा भाई। पुराने टाइम पे जो भी फ्यूल चलते थे H2 उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल था। समझ, याद रखना भाई जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होता है, आइडियल फ्यूल होता है भाई, मतलब बेस्ट फ्यूल होता है। समझ। देखो अब जो सबसे पुराने याद रखना फ्यूल्स थे उसमें जिसका मोलर मास कम होगा भाई, जिसका मोलर मास कम होगा वही तो फ्यूल बेस्ट होगा भाई। इसलिए जो H2 फ्यूल है, समझ, H2 फ्यूल होता है वो कन्वेंशनल फ्यूल में सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है भाई, क्योंकि इसका मोलर मास सबसे कम होता है भाई। देखो यहां पे मैं बात करता हूं, अगर आपके पास CH4 है, C2H6 है और C2H4 है, और एक और ले लेता हूं C2H2 है भाई, आपको बताना है सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है। ठीक हो गया। तो इसमें निकालो H/C रेशियो। क्या निकालो, देखो इसमें निकालो H/C रेशियो। समझ में आया। याद रखना अमंग हाइड्रोकार्बन, याद रखना अमंग हाइड्रोकार्बन समझ में आया। हाइड्रोकार्बन में अगर H/C रेशियो ज्यादा है, समझ में आया, तो याद रखना जो कैलोरीफिक वैल्यू है सीबी वैल्यू वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ज्यादा ही होगा भाई। समझ में आया। और अगर सीबी वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स वो बेस्ट फ्यूल है भाई। तो देखो भाई अगर मैं बात करता हूं CH4 की तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताओ भाई। यानी कि देखो H/C रेशियो देख लो, अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा का मतलब H/C रेशियो ज्यादा, तो देखो H कितना है 4 और C कितना है 1। यहां पे H कितना है दूसरे वाले में 6 और वो कितना है 2, यानी कि ये कितना आ गया 3/1। समझ आया। अगला वाला कितना है 4/2 यानी कि 2, और लास्ट कितना है 2/2 यानी कि 1। तो H/C रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, CH4 का है, उसके बाद C2H6 का है, सबसे छोटा जो है वो किसका है C2H2 का है। तो सबसे अच्छा जो फ्यूल है वो कौन सा है CH4, उसके बाद क्या है C2H6, उसके बाद कौन है C2H4 और लास्ट में कितना है C2H2। समझ आया। तो याद रखना अगर हाइड्रोकार्बन की
कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करनी हो तो उसके लिए आपको H/C रेशियो निकालना है। जिसका H/C रेशियो ज्यादा होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स वो अच्छा फ्यूल होगा या आइडियल फ्यूल होगा। ठीक हो गया। देखो भाई, लास्ट जो टर्म है वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, आपके पास एसिड है देन आपके पास बेस है, समाया, दोनों मिलाया तो वो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, समाया वाटर। इस प्रोसेस के दौरान जो भी हीट चेंज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन देखो इसके कुछ कंडीशन है। मुझे क्या करना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेना है, और वो भी किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में, समाया, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है बेस का, वो भी किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में, समाया। देन जब इनको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और ये बनने के बाद कुछ एंथैल्पी चेंज होगी भाई। उस एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं, उस एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ। देखो भाई, सिमिलरली आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड का मीन्स क्या है, सिमिलर ही है भाई, सारी कंडीशन वही है, बट टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर क्या है, 1 atm है। इट मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाइल्यूट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाइल्यूट बेस को, समाया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे आपस में मिलाया जाता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है भाई। इस प्रोसेस के दौरान जितनी एंथैल्पी या हीट एवॉल्व्ड होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो दोनों में आपको फर्क पता चल गया होगा भाई, स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ठीक हो गया। देखो भाई, ये एसिड का 1 ग्राम जो इक्विवेलेंट में लिया है वो डाइल्यूट कंडीशन में क्यों लिया है भाई, समझ आया। देखो मुझे निकालनी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो मेरे पास एक कंटेनर है, समझ आया, इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, समझ आया। तो मैंने इसमें क्या डाला, एसिड डाला। तो याद रखना कभी कभी ये होता है कि एसिड डालते टाइम पे पहले ही कुछ हीट जनरेट हो जाती है, समय, फिर मैंने क्या कर दिया, बेस डाल दिया, बेस डालने के बाद भी कुछ हीट जनरेट हो गई, समाया, और देन जब दोनों ने रिएक्शन किया तो तब भी हीट जनरेट हुई, समाया। तो इट मीन्स एक हीट तो जनरेट हुई जब एसिड डाला, दूसरी हीट जनरेट हुई जब बेस डाला भाई, और याद रखना थर्ड हीट तब जनरेट हुई जब दोनों आपस में मिलकर के सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं भाई, समाया। तो अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए तो याद रखना मुझे किसी भी तरह से इसको खत्म करना होगा, इस वाले को खत्म करना होगा और केवल थर्ड को रखना होगा भाई, ठीक है। तो क्या किया, देखो बहुत बार होता है, देखो अगर वाटर में ग्लूकोज मिलाया, वाटर में अगर क्या मिलाया, ग्लूकोज मिलाया, तो ग्लूकोज मिलाने के बाद याद रखना जो गिलास हो जाता है वो ठंडा हो जाता है भाई, समझाया। लेकिन वही अगर गिलास में HCl मिला दिया तो जो गिलास है वो गर्म हो जाता है भाई, समझाया। इट मीन्स देखो आपने क्या किया, पहले एसिड लिया, समझाया, और एसिड को वाटर में ऐड कर दिया, समझाया, थोड़ा वाटर डाला तो एसिड ने थोड़ा हीट इवॉल्व किया, तुमने और वाटर डाल दिया, थोड़ा और हीट इवॉल्व हुआ, तुमने और जाकर के वाटर डाल दिया, अब हीट इवॉल्व होना बंद हो गया, समझाया। तो यानी कि ये वाला है डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड, डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड। इट मीन्स अब एसिड कितना भी वाटर डालो कोई हीट जनरेट नहीं होगा, समझाया। इट मीन्स जो एसिड है उसका वाटर के साथ जो ऐड होने पे वो हीट जनरेट कर रहा था वो खत्म हो गया। अब देखो सिमिलरली बेस के साथ भी वाटर ऐड करो, पहले ये वाटर था थोड़ा, बेस ऐड किया, बेस क्या किया, ऐड किया, तो थोड़ा सा हीट जनरेट हुआ या लॉस हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर और जाकर के आपने वाटर ऐड किया, थोड़ा और हीट जनरेट हुआ, लेकिन जब आपने एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया तो अब कोई हीट ही जनरेट नहीं होगी, समझाया। तो यानी कि ये डाइल्यूट फॉर्म ऑफ क्या है, डाइल्यूट फॉर्म ऑफ क्या है, बेस है, ठीक हो गया भाई। अब जब
डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड और डाइल्यूट फॉर्म ऑफ बेस को आपस में ऐड करोगे तो तब जा करके ये क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। समझ आया। और सॉल्ट बनाने के बाद कुछ हीट इवॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्ट बनाया तो ये क्या करेंगे, हीट क्या है, रिलीज करेंगे। ऊपर को बोल देता हूँ, हीट रिलीज कर दिया। और इसी हीट को क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला है भाई। क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो डाइल्यूट कंडीशन ली है वो क्यों ली है भाई, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। देखो भाई एक और बात, देखो भाई एक और बात याद रखना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल एच एन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो होता है -13.67 किलो कैलोरी, लोग पर मोल भी बोलते हैं, ठीक है, -13.67 किलो कैलोरी पर मोल लिख दिया या पर ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है, वो हमेशा फिक्स है, वो इतना ही होता है। समझ में आया। देखो अगर मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH है। ठीक हो गया। तो इसने क्या बनाया भाई, इसने बनाया NaCl प्लस H2O। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HNO3 है। समझ। और स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो क्या है, KOH है। तो इसने फॉर्म क्या किया, KNO3 प्लस H2O। समझ। दोनों रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो होगा -13.67 किलो कैलोरी पर मोल बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोल और इक्विवेलेंट सेम ही है। समझ। याद रखना, ये देखो भाई, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है भाई, समझ, तो हमेशा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, -13.67 किलो कैलोरी होता है भाई। ठीक हो गया। देखो अगर आपके पास कोई वीक एसिड आ जाए, एसिडिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, समझ, और ये क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस H2O बनाएगा भाई। समझ आया। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो था वो कंप्लीटली आयनाइज था, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज था भाई। समझ। इसमें HCl को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं दी गई भाई, और NaOH को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं दी गई। लेकिन जो CH3COOH है, समझ, जब मैं इसको डाइल्यूट करूंगा तो याद रखना CH3COOH आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में तोड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया। देखो भाई इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो उनको डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे उसको वाटर सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है। लेकिन CH3COOH जो है वो डायरेक्ट अपने आयंस में स्प्लिट नहीं होता, उसको मैं कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा ताकि वो स्प्लिट हो जाए। उस एनर्जी को बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, और वो 1.4 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर है भाई। किसके लिए CH3COH के लिए। समझ। तो जब मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COH और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH को मिलाया तो याद रखना उसने सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। तो इस प्रोसेस में जो भी हीट इवॉल्व्ड हुई, समझ, वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और जो किसके बराबर है, -12.27 किलो कैलोरी के बराबर है भाई। समझ। इट मीन्स -13.67 में क्या कर दिया है, 1.4 किलो कैलोरी पर मोल जो हीट है वो किस में खत्म हो गई है, वो खत्म हो गई है CH3COOH को डिसोसिएट करने में भाई। समझ आया। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है -13.67 होता है। देखो भाई अगर एसिड और बेस पार्ट में से कोई भी याद रखना, एसिड और बेस पार्ट में से
अगर कोई भी वीक हुआ समझ में आया, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी ताकि वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। समझ में आया भाई, चाहे मैं एसिड बोलूं चाहे बेस बोलूं। समझ में आया। और जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है फिर वो -13.67 नहीं रहेगी भाई, उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट मैं आपके लिए लिख देता हूं भाई, देखो देखो भाई, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। समझ आया। तो उसका हमेशा जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होगा, -13.67 किलो कैलोरी होगा। समझ आया। अब वो पर ग्राम इक्विवेलेंट बोलूं या पर मोल बोलूं भाई, वो देखना पड़ेगा। समझ आया। पर ग्राम इक्विवेलेंट लिख देता हूं। ठीक है। देखो, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ में आया, लेकिन जो बेस है वो क्या है, वीक है, या मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। ठीक हो गया, ये कंडीशन है। तो याद रखना ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। समझ आया। तो उसमें जो हीट इवॉल्व्ड होगी भाई, उसमें जो हीट इवॉल्व्ड होगी वो याद रखना 13.67 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ आया। जैसे मैंने आपको एक केस बताया था, CH3COOH प्लस NaOH, जब इसने सॉल्ट बनाया CH3COONA और प्लस वाटर H2O, तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था, जो हीट इवॉल्व हुई है, वो -12.27 किलो कैलोरी पर मोल या पर ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे पर मोल ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने मोल है उतने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही है वो भाई। ठीक है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो -13.67 होगा, और अगर कोई भी एक क्वांटिटी, चाहे एसिड है चाहे बेस है, वीक हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 13.67 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।